वेलकम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड है। कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड नहीं था। तो अगर आप बात करें, आपके पास एक चार्ज हो, अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, मान लीजिए आपका चार्ज Q1 है, अगर आप इसको इन्फिनिटी से लेके आते हैं और यहाँ पर कोई चीज़ अप्लाइड नहीं है, कोई फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपने ये कहा था कि उसको लाने में वर्क जीरो होता है, देयरफॉर उसकी एनर्जी भी जीरो होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा। अब जब पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है तो फिर इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, इसकी एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी आपकी Q1 V1R। V1 का मतलब ये है कि पोटेंशियल ऑन चार्ज Q1, और R का मतलब ये है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ द फंक्शन ऑफ R, यानी कि डिस्टेंस के साथ ये वेरी कर सकती है। अगर आप इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेके आए Q2, जिनके बीच का सेपरेशन आप R12 या R1 या सिर्फ R12 कहते हैं, अब इसको लाने में जो एनर्जी यूज होगी, दैट एनर्जी विल बी, आप इसको U1 कह दीजिए, इसको U2 कह दीजिए, एंड दैट एनर्जी विल बी अकॉर्डिंग टू रूल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये एनर्जी है इस चार्ज के पोटेंशियल की वजह से जो Q2 पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक फील्ड भी मौजूद है, तो उस फील्ड का भी पोटेंशियल इस पर कुछ ना कुछ होगा, तो एक एनर्जी और यहाँ पर होगी, दैट एनर्जी विल बी Q2 V2R। तो जो आपकी नाउ टोटल एनर्जी हो गई, दैट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये कल भी था हमारा, लेकिन आज फील्ड के होने की वजह से दो टर्म एक्स्ट्रा आ गई हैं आपकी, Q1 V1R प्लस Q2 V2R। ये डिफरेंस होता है, ये फर्क पड़ता है अगर आपका कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगी, जैसे कि कल हम कर रहे थे। अच्छा जी, कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको पोटेंशियल का, दैट वाज इक्वल टू E.dr। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो। एक फॉर्मूला और होता है जो हम यूज करते हैं जब हमें पोटेंशियल पता हो, dV अपॉन dr। इसमें हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी रीजन में फील्ड या पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज इक्वल टू V अपॉन d। d जो है दो रीजन के या किन्हीं दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होगी, और V आपका उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट यहाँ पर हो जाती है वोल्ट पर मीटर। एक तो न्यूटन पर कूलॉम होती है, एक यूनिट और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे, विच इज आपकी वोल्ट पर मीटर। ये सारी चीजें जहन में रखते हुए अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर ए डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, ओके। और आपका डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो आपका यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस रीजन में, और आपने यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, Q है यहाँ पर, ये माइनस Q है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो आपने मान ली है कि ये 2D है, और एंगल डाइपोल का जो है फील्ड के साथ वो थीटा आपने एज्यूम कर लिया है। हमने इसका टॉर्क कैलकुलेट किया था, टॉर्क वाज इक्वल टू P क्रॉस E, एंड दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में या उससे पहले लेक्चर में कहीं डिस्कस किया है। ये टॉर्क होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पर अप्लाइड है, ओके। तो इस फील्ड की वजह से ये टॉर्क है, और इस टॉर्क की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ tau d theta, एंड योर डाइपोल इज रोटेटिंग फ्रॉम एन एंगल θ1 टू θ2। टाउ की आप वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका दोनों साइड का, तो U विल बी इक्वल टू टाउ की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे, सो इट विल बी PE sin theta d theta, and integration is running from θ1 to θ2. P and E is the constant for this region of space,
सो पी आउटसाइड आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो यू कैन टेक नेगेटिव साइन आउट, माइनस पी ई, लिमिट्स आप रख दीजिए यहाँ पर, तो दिस विल बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस विल बी द potential energy of a dipole due to the electric field in which your dipole is placed, जहाँ पर आपका डाइपोल रखा हुआ है। अगर इनिशियली आपका डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड था, यानी कि इनिशियली अगर आपका थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री था, ऐसे रखा हुआ था, फिर ये रोटेट होकर ऐसे किसी एंगल पे चला जाता है, तो थीटा 2 जो है कोई आर्बिट्रेरी एंगल थीटा हो जाता है। इन दैट केस योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी ई, कॉस थीटा 2 की जगह आप कॉस थीटा रखेंगे माइनस कॉस 90। ओके, तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो यू विल गेट इट विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और यू कैन से u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, बिकॉज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है फॉर द डाइपोल। कभी कभी ये सवाल आता है कि डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनइक्विलिब्रियम रोटेट करने में कितना वर्क होगा या कितनी एनर्जी यूज होगी, तो आपको ये जनरल फॉर्मूला यूज करना है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये होता है जब थीटा आपका 0 डिग्री है, यानी कि जब आपका डाइपोल जो है अलाइन है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अनइक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपका आउट ऑफ अलाइनमेंट होता है, माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका डाइपोल अलाइंड है, उसमें आपका होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आने के लिए आपको 180 से 0 में जाना होगा, और इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम में जाने के लिए आपको 0 से 180 पे जाना होगा या 180 से 0 पे आना होगा। ये दोनों में से कोई सा केस कभी कभी आ जाता है। तो ये आपका डाइपोल के बारे में बात हो गई। ये आपका जब है फॉर्मूला, जब आपका कोई चार्जेस का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक फील्ड में रखा हुआ है, अगर फील्ड नहीं होगा तो ये दोनों टर्म 0 है। ये रिलेशन हो गया ई से वी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और वी से ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक इसका स्पेशल केस हो जाता है। और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, लेकिन ये जो मैंने एनर्जी निकाली है डाइपोल की, ये निकाली है फील्ड की वजह से सिर्फ। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो Q1 यहाँ पर प्लस Q है, Q2 यहाँ पर माइनस Q है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D है। तो अभी एक टर्म और बची हुई है, माइनस पी डॉट ई के अलावा अभी एक टर्म एनर्जी की और आनी है। वो टर्म हम कैसे, उस टर्म को हम ऐड करके इसमें लिखेंगे, तब आपको टोटल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं इस तरह से कुछ। तो डाइपोल में आपका Q1 Q2 की जगह Q और माइनस Q है, तो आपका जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4π पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, it will be equal to Q and minus Q will be minus Q square upon distance between them which is 2D. Now the total energy of a dipole in an external field will be equal to minus P dot E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया है, अगर फील्ड नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये चार्जेस की वजह से आई है माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 2D। तो अगर आपका डाइपोल की लेंथ आप D मानना चाह रहे हो तो इसे यहाँ 2D की जगह D लिखिएगा। So this is the expression for total potential energy of a dipole. Okay? तो this is all about potential and potential energy. इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? पोलराइजेशन को सिंपली समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है और आपने इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड हो गया E। अब चूंकि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाता है, हमेशा ही याद रखिएगा ये बात, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज अलाइन हो जाता है। अब इससे हुआ क्या कि एक फील्ड कंडक्टर के अंदर स्टेब्लिश हो गया इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, दिस इज द इनसाइड या इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं हम इसको, और एक फील्ड कंडक्टर पे ऑलरेडी बाहर से लगा हुआ था जिसकी वजह से ये आया है। In the case of conductors, these two fields are same, but they are in opposite direction. तो as a result, जो आपका नेट फील्ड निकल के आता है E external plus E induced, they are 0। वे दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन।
एकदम जीरो नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। आफ्टर दैट लिमिट ऑफ टाइम योर फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं करती हैं, क्योंकि इसके अंदर फील्ड जीरो होता है। जीरो क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया। ये जो चार्जेस का सेपरेशन है, पॉजिटिव अलग हो गया और नेगेटिव अलग हो गया, हम इनको इंड्यूस चार्ज कहते हैं, और इस फिनोमेना को कहा जाता है पोलराइजेशन, जिसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट आउट कर दिया। इसमें जो है कुछ आपको एग्जाम्पल या कुछ तरह के मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा उनका सेंटर, तो वहां पर उनका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो इन दिस केस जब आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और आपने यहाँ पर कोई फील्ड भी अप्लाई नहीं किया, जब आपका फील्ड जीरो है तो इनका टोटल पोलराइजेशन भी जीरो होगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, और इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। इसके अलावा जब आप इस कंटेनर को उठा के, जब आप इन मॉलिक्यूल्स को उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, उससे क्या होता है, जब आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में मान लीजिए, तो पॉजिटिव सेंटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाता है और नेगेटिव सेंटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो जैसा कि पहले आपको दिख रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, सॉरी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो था। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो इसका मतलब दे आर फॉर्मिंग द डाइपोल। नाउ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट जीरो। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये पोलराइज हो गया आपका। तो जब आपका फील्ड जीरो नहीं है तब आपका पोलराइजेशन भी जीरो नहीं होगा। ओके, और इसके नॉन पोलर, ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। नॉन पोलर में आपका आता है H2O2 एंड CO2, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पोलर में क्या होता है फिर, पोलर में ऑलरेडी आपके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाइपोल को सस्टेन करते हैं। देख रहे हैं आप, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे थे, फील्ड लगाने के बाद दोनों अलग हुए। यहां पर बगैर फील्ड लगाए दोनों ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, तो अब आप कहेंगे कि तो इनका तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जब इनका ई जीरो है, यानी कि जब आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया, तो इनका जो है डाइपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, जब इनके ऊपर आपने फील्ड नहीं लगाया कोई, तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट रखते हैं। इनके पास डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन इन सब की डायरेक्शन जो है वो रैंडम है। इन सबका जब एवरेज लिया जाएगा तो इनका भी डाइपोल मोमेंट जीरो ही हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज बिकम जीरो, दो दे आर इंडिविजुअली हैविंग सम डाइपोल मोमेंट, बट द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन विल बी जीरो। फर्क ये है कि इनमें होता ही नहीं है, इसमें होता है, लेकिन थर्मल एजिटेशन की वजह से उनकी जो अलाइनमेंट है वो रैंडम होती है, इसलिए उनका एवरेज सम जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो क्या होता है जब आप इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये जो रैंडमली अलाइंड है ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो अब इनका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, यानी कि इनकी जो पोलराइजेशन है वो नॉन जीरो। तो ये फर्क है आपके पोलर में और नॉन पोलर में। सॉरी, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है आपका, ये पोलर है आपका, और इसका एग्जाम्पल होता है H2O, HCl एंड एक्सेट्रा। तो ये बात क्लियर होगी आपकी पोलराइजेशन में क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब है सेपरेट आउट होना, चार्जेस का एक जगह पर सेपरेट आउट होना। अगर आप देखेंगे इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, इसी तरह इसके आगे एक पॉजिटिव होगा उसके नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। अल्टीमेटली इस वाले एक्सट्रीम पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इस वाले एक्सट्रीम पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो आपको दिख रहा है कि चार्जेस आपके सेपरेट आउट हो गए। तो ये जो फिनोमेना होता है ये पोलराइजेशन कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है, जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या होते हैं आपके, कैपेसिटर जो होते हैं बेसिकली दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस की प्लेट्स होती हैं, लेकिन उन दोनों के ऊपर आइडेंटिकल या इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है। आपकी दो रैंडम प्लेट्स हैं किसी भी तरह की,
इनके ऊपर चार्ज जो होगा वो दोनों के बीच में इक्वल होगा और उनके बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन कैपेसिटर के लिए ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा दो प्लेट्स का होना जरूरी है। नॉर्मली कभी कभी एक प्लेट का कैपेसिटर भी होता है जिसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन उसमें दूसरी प्लेट को ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया जाता है कि वो ग्राउंड है। तो होते हमेशा दो ही हैं, एक इमेजिनरी ग्राउंडेड हो वो अलग बात है। तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, दैट कांस्टेंट इज C एंड दिस इज गिवन बाय Q अपॉन V। इस C को हम कैपेसिटी कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। C इज नोन एज कैपेसिटेंस। अब C ये बताता है बेसिकली कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। आप मार्केट में जाए, आपको जो है कोई कंटेनर या कोई बर्तन खरीदना हो, आपको जो है प्रेशर कुकर खरीदना हो, तो आप कहते हैं कि 5 लीटर 7 लीटर या 10 लीटर का चाहिए आपको। तो वो जो लीटर में आप बता रहे हैं वो उसकी कैपेसिटी बता रहे हैं। यानी कि वो ये बात बताएगा कि आपका जो कुकर है या आपका कोई भी बर्तन है या कोई आपकी बकेट है वो कितना पानी स्टोर कर सकता है। इसी तरह से ये जो कैपेसिटी है ये बताती है कि आपका कोई कंडक्टर जो है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। उसकी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम फेरेड कहते हैं। ऐसा ही यूनिट इसकी फेरेड है, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। लेकिन फेरेड जो है बहुत बड़ी यूनिट है। कितनी बड़ी यूनिट है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसीलिए नॉर्मली इसको माइक्रोफेरेड या माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड या पिकोफेरेड में मेजर करते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ फेरेड, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ फेरेड और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरेड। ओके, माइक्रोफेरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है, 10⁻⁶ फेरेड है जबकि ये। तो इसके कुछ टाइप्स हैं कैपेसिटर के। वैसे तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। आपका स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। लेकिन आपके जो सिलेबस में मेनली टारगेट किया गया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेकिन मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की भी बात बता दूंगा कुछ। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक ही स्फेयर है, दूसरी प्लेट आपने ग्राउंडेड मान ली है और मान लीजिए इसके ऊपर जो चार्ज कंडक्टर है, तो कंडक्टर में अंदर फील्ड होता ही नहीं है, तो सारे का सारा चार्ज जो है इसकी सरफेस पे आ जाएगा। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो r है, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r। इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे Q अपॉन V विल बी इक्वल टू 4πε0 r हो जाएगा। V को इधर ले आइए और 4πε0 को लेफ्ट साइड में ले जाइए और Q अपॉन V को आप कहते हैं कैपेसिटी। तो इस स्फीयर की जो कैपेसिटी हो गई दैट इज इक्वल टू 4πε0 r होती है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की बात होगी। अच्छा जी, अगर मैं भी बात कर रहा था ना कि फेरेड की बहुत बड़ी यूनिट है, अब आपको अंदाजा होगा कितनी बड़ी यूनिट है। आप अज्यूम करिए कि आपकी जो अर्थ है वो अर्थ जो है पूरी एक कैपेसिटर में तब्दील हो गई है। अर्थ जो है आपका पूरा एक कंडक्टिंग बॉल बन गई है, कंडक्टिंग स्फीयर। मान लीजिए आपकी अर्थ जो है वो मेटल की बन गई है। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर रफली। तो आप इसको कहेंगे 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अगर पूरी अर्थ भी आप कैपेसिटर में तब्दील कर दो तो उसकी कैपेसिटी इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। C विल बी इक्वल टू 4πε0 की वैल्यू हो गई 1/9 × 10⁹ इंटू 6.4 × 10⁻⁶। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके लाते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है 711 × 10⁻⁻6 फेरेड और यू कैन से 711 माइक्रोफेरेड। 10⁻⁶ का मतलब मैंने बताया था अभी, पर इसको हम माइक्रो कहते हैं। तो इवन आपकी अर्थ भी अगर कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाए तब उसकी भी कैपेसिटी जो है वो 1 फेरेड भी नहीं हो रही, माइक्रोफेरेड में 711 माइक्रोफेरेड में होती है उसकी कैपेसिटी भी। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपका जो 1 फेरेड है ये बहुत बड़ी यूनिट है। लेकिन चूंकि ऐसा ही यूनिट है, न्यूमेरिकल करते वक्त आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, बाकी आपको फेरेड में ही लेके जाने पड़ेंगे यूनिट्स। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। दूसरा जो कैपेसिटर आपका होता है जो आपके कोर्स में टारगेट किया गया है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, दो आपकी प्लेट होंगी, एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा है, इसकी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मान लीजिए जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो d है और दोनों एयर में रखी हुई है। इनके बीच में जो है वो
एयर है, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए V है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बताया था कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन चूंकि दोनों की डेंसिटी सेम है तो मैं इसको सिग्मा लिख रहा हूँ। इसी तरह से दूसरी प्लेट की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इधर भी फील्ड जीरो होगा, इधर भी फील्ड जीरो होगा। आप इसको करके देखिएगा, बीच में जो फील्ड होगा दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब दोनों की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच विल बी जस्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज प्लेट्स इन बिटवीन द कैपेसिटर्स। लेकिन अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी होता है V अपॉन डी। अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बता रहे हैं तो दोनों इक्वल भी होंगे। अगर दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये हुआ V अपॉन डी विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आप इसको लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप V को इधर ले जाएं और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी को इधर ले आएं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी लेफ्ट साइड में कर लीजिए और Q अपॉन V जो है एक साइड में कर लीजिए। Q अपॉन V को हम कह रहे हैं कैपेसिटी। Therefore the capacity of these plates will be equal to, it will be equal to C will be equal to epsilon naught A upon D. This will be the formula for the capacity of the parallel plate capacitor. ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट की वजह से जो फॉर्मूला आया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी आया है, जहां पर A इज द सरफेस एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, सरफेस एरिया ऑफ दीज प्लेट्स एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन देम। सॉरी ये निगेटिव होगा। ओके मैंने इनके बीच में एयर को लिया था पहले, आपको दिख रहा है। अगर मैं इनके बीच में किसी मीडियम को ले लूं और इस मीडियम को ऐसे चूज किया गया है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है जिसमें रबर हो, प्लास्टिक हो, कोई कांच हो, तो अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अगर एयर में इसकी कैपेसिटी को मैं C नॉट से डिनोट कर रहा था विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, अब किसी मीडियम के बाद इसकी कैपेसिटी को अगर मैं C से डिनोट करूं तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एयर या वैक्यूम के लिए होता है। अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एंड वी नो दैट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द रेशियो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले चैप्टर में ये बात बताई गई थी आपको। इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ C विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू रख दीजिए आप K एप्सिलॉन नॉट बाय K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम व्हिच इज फील्ड कंप्लीटली फील्ड विद इन द बिटवीन द प्लेट्स, तो इट विल बी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो अगर आप मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँ तो C अपॉन C नॉट विल बी इक्वल टू, पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ K बचेगा। ये मेथड यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में K की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। आपके पास लेबोरेटरी में करते क्या है, आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच में पहले आप कुछ भी नहीं रखते, फिर आप उसकी कैपेसिटी मेजर करते हो, फिर आप उसके बीच में वैक्स भर देते हो, फिर उन दोनों प्लेट्स की कैपेसिटी मेजर करते हो और उन दोनों का रेशियो लेके K निकाल लेते हो वहां से। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें हम आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको K गिवन है तो आप C निकाल सकते हो, और अगर आपको C और C नॉट गिवन है तो आप K निकाल सकते हो। बस फर्क ये है कि आपका अगर बीच में कोई मीडियम फील्ड है, तो जैसे आपने वैक्स ही लगा दिया इन दोनों के प्लेट में, कंप्लीटली फील्ड कर दिया, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो K टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द कैपेसिटी। इसके अलावा एक डेरिवेशन और होता था पहले जिसमें पार्शियली फील्ड करते थे। जैसे ये तो मैंने कंप्लीटली फील्ड कर दिया है ना इन दोनों प्लेट्स के बीच में, आपका जो मीडियम वो कंप्लीटली फील्ड है। एक प्रॉब्लम ऐसी होती थी जिसमें पार्शियली फील्ड होता था, लेकिन वो बोर्ड में नहीं है, उसको हटा दिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं है हमें, बिलाओ जी आपका सिलेबस बढ़ जाएगा उससे। इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि ये एनर्जी कितनी स्टोर करता है कैपेसिटर। ओके, सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू विल कैलकुलेट। वी नो दैट एनर्जी इज गिवन बाय Q dV, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। देयरफॉर U विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q dV। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV,
So you can put the value of Q here. You will get, so you will get CV dV. C कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, V dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2. So your energy will be stored in a capacitor half CV स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर की तरह याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर V वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है. अब इसके दो फॉर्म और हो सकते हैं. तो वो फॉर्म इसकी क्या होंगी भाई, हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV. तो C की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर Q अपॉन V. तो आपकी ये एनर्जी हो जाएगी क्या, हाफ C की जगह Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर. तो योर एनर्जी विल बी हाफ Q V. एक ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का. अब आप इसमें जो है V की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. V कितना हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा. इन दैट केस U विल बी इक्वल टू हाफ C और V की वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर की जगह Q स्क्वायर अपॉन C. एक फॉर्मूला ये होता है इसका. तो ये तीन फॉर्मूले हैं टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर. आप जिनमें से जो फॉर्मूला दिया गया हो आपको, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए. एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. अब देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है. तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मैं इसको V से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ वॉल्यूम को, क्योंकि V से वोल्टेज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. ओके, अब हम जानते हैं प्लेट्स का एरिया A है और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो D है. तो एरिया इंटू लेंथ विल गिव्स यू द वॉल्यूम. तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल गिव्स यू द एनर्जी डेंसिटी. अब U क्या है आपका, U में से तीन फॉर्म है. मैं तीन में से एक फॉर्म यूज़ करूंगा, ये वाली U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C वाली. तो U आपका क्या है जी, U है आपका हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स A, बिकॉज सिग्मा होता है Q अपॉन A. देयरफॉर U विल बी इक्वल टू हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू मैंने कहीं निकाली है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो इसको मैं लिख सकता हूँ आपका, इट विल बी इक्वल टू हाफ D ऊपर चला जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा स्क्वायर. ओके, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू सिग्मा स्क्वायर. इसको मैंने ऐसा क्यों किया है, उसकी वजह ये है, डी भी तो है कहीं पर, डी एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हो गया. ये भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है. इसको करने की वजह ये है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. वी नो दैट, अभी हमने निकाला था इस डेरिवेशन. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. देयरफॉर एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी इंटू ई स्क्वायर. ये हो गई एनर्जी. हमें इंटरेस्ट है एनर्जी डेंसिटी में. एनर्जी डेंसिटी कितनी है, U अपॉन वॉल्यूम या U अपॉन A इंटू डी. आप ज़रा करिएगा इसको. एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, इसको स्मॉल u से लिखते हैं, A इंटू डी. तो U के एक्सप्रेशन में ऑलरेडी A इंटू डी आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 3 नंबर में सवाल आता है ये. तो दिस विल बी योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. तो ये कैपेसिटर के बारे में हो गया. अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल और सीरीज. आपको रेजिस्टेंस का याद होगा, उसी के बेसिस पे आप इसको याद रखिएगा. अब आप दोनों में फ़र्क है, अब आप देखिएगा क्या फ़र्क है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जिस तरह से रेजिस्टेंसेस का होता था, रेजिस्टेंसेस में भी सीरीज और पैरेलल होते थे, यहाँ पर भी सीरीज और पैरेलल ही होंगे. तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. आपके कुछ कैपेसिटर हैं, ये सिंबल होता है कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट होने का. और आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो इस बैटरी से कोई करंट जाएगा, यानी कि इसका कोई चार्ज डिलीवर होगा यहाँ से यहाँ पर. इसका वोल्टेज मान लीजिए V है. इन सब का पोटेंशियल जो है डिफरेंस अलग अलग होगा. सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और रेजिस्टेंस में करंट सेम होता था. करंट चूँकि गवर्न होता है चार्ज से, तो हम यहाँ पर चार्ज की बात करेंगे. तो इस पर भी चार्ज Q ही रहेगा, इस पर भी चार्ज Q ही रहेगा और उस पर भी चार्ज Q ही रहेगा. इसकी कैपेसिटी आपने C1 मान ली है, इसकी कैपेसिटी C2 मान ली है और इसकी कैपेसिटी C3 मान ली है. वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV
विच इम्प्लाइज दैट V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। अगर इन तीनों को कंबाइंड करके वोल्टेज V हो, इन तीनों में कंबाइंड करंट Q जा रहा हो और इन तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल C है, तो ये रिलेशन होल्ड होगा यहाँ पर। अब आपने तीनों का कंबाइंड तो देख लिया, कंबाइंड वोल्टेज V है, कंबाइंड चार्ज Q है और तीनों की कंबाइंड जो कैपेसिटी है, जो नेट कैपेसिटी है, रिजल्टेंट कैपेसिटी है, वो C हो गई। अब आप इन तीनों का अलग अलग देखिए। पहले का कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि वोल्टेज अलग है, कैपेसिटी भी अलग है, लेकिन चार्ज तीनों में सेम जा रहा है। इसी तरह से V2 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C3। Therefore, the net potential will be equal to V1 plus V2 plus V3। V की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q अपॉन C, इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, therefore 1 अपॉन C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और अगर एक आधा और हो तो C4, C5, C6। सीरीज में वो रिजल्ट आ रहा है जो रेजिस्टेंसेज में पैरेलल में आता था। ये अगर रेजिस्टेंस होगा तो पैरेलल में ये रिजल्ट आएगा, लेकिन कैपेसिटर में सीरीज में आ रहा है। अगर कैपेसिटर पैरेलल में लग जाए तब क्या हो, अगर आपका कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेजिस्टेंस करते थे, बस रिजल्ट उल्टे आएंगे इसमें। इनमें दोनों प्लेट सेम हाइट की होती हैं, यहाँ पर एक प्लेट बड़ी और एक छोटी है, तो ये बैटरी है आपकी जिसका वोल्टेज V है, ये आपके कैपेसिटर्स हैं C। अब पैरेलल में पोटेंशियल सब में सेम होता है, तो इसका पोटेंशियल भी V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो गया और इसका पोटेंशियल भी V हो गया। लेकिन जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो यहाँ जाने के बाद 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पर वोल्टेज सेम है, चार्ज और कैपेसिटी डिफरेंट है। यहाँ पर चार्ज सेम था, वोल्टेज और कैपेसिटी डिफरेंट थी, बस ये फ़र्क है। अगेन Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू C इंटू V। दिस कैपेसिटी C इज द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ ऑल 3 कैपेसिटर्स। तो इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब Q1 कितना हो जाएगा, Q1 विल बी C1 इंटू V, पहले वाले कैपेसिटर के लिए, क्योंकि वोल्टेज तीनों में से V है। Q2 विल बी इक्वल टू C2V एंड Q3 विल बी इक्वल टू C3V। इस इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब ये हुआ Q विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q की वैल्यू क्या है, C इंटू V फ्रॉम इक्वेशन 1। therefore CV विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर वो रिजल्ट आया है जो रेजिस्टेंसेस के सीरीज में आता था। तो सीरीज पैरेलल हो गया है रेजिस्टेंस के मुकाबले, और पैरेलल जो है वो सीरीज हो गया है। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।